हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़े थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन या कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र अर्थात मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के वस्तु की दूरी स्मॉल यू, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v तथा फोकस दूरी स्मॉल f के बीच जो संबंध होता है इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो हेडिंग देते हैं दर्पण सूत्र। हेडिंग है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के वस्तु की दूरी स्मॉल यू, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v तथा फोकस दूरी स्मॉल f के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/a। यही होता है दर्पण सूत्र। तो इस फॉर्मूला को हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, फिर उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो पहले हम इस फॉर्मूले को अवतल दर्पण में सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। हेडिंग देते हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें या प्रमाणित करें या दर्शाइए या दिखाइए, है ना? सब एक ही चीज होता है। और या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकता है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें 1/u प्लस 1/v बराबर 1/स्मॉल f। इसी को सिद्ध करना है। अब बात हुआ है अवतल दर्पण का, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। तो एक लेते हैं अवतल दर्पण। एक लेते हैं अवतल दर्पण। सही से नहीं बना। एक लेते हैं अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का नाम देते हैं एम डैश। इसका ध्रुव मान लेते हैं P। ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के मध्य भाग को बोलते हैं ध्रुव। यह हो गया प्रधान अक्ष हो गया। मान लेते हैं मुख्य फोकस या फोकस F और वक्रता केंद्र कैपिटल C। एक वस्तु को हम अनंत और
सी के बीच लेते हैं। एक वस्तु कहाँ लेते हैं? अनंत और सी के बीच लेते हैं। यहां से एक किरण हम प्रधान अक्ष के समांतर ले जाते हैं। इस प्रकार से प्रधान अक्ष के समांतर गई। परिवर्तन के बाद हम जानते हैं कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। इस प्रकार से मुख्य फोकस से गुजर गई। अब जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो परिवर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, यानी सी से ही वापस लौट जाएगी। इस प्रकार से लौट जाएगी। एक किरण और हम लेते हैं जो प्रधान अक्ष के साथ थीटा बनाती हुई या कोई एंगल बनाती हुई ये ध्रुव पे जाके टकराती है। इस प्रकार से तो प्रवर्तित किरण जो होते हैं प्रधान अक्ष के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए प्रवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से प्रवर्तित हो गई। अब यहाँ पे कट कर रही है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है यहीं पे बनेगा। ये प्रतिबिंब हो गया। वस्तु का नाम देते हैं ए बी, तो प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब जो जो हम यहाँ पे किए हैं उसे हम लिख देते हैं। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस या फोकस F, वक्रता केंद्र C है। जिसका ध्रुव P, फोकस या इसी को कहते हैं मुख्य फोकस, फोकस F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है। एक वस्तु AB अनंत और C के बीच, एक वस्तु को अनंत और C के बीच रखने पर प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। एक वस्तु AB को अनंत तथा C के बीच रखने पर प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि वस्तु की दूरी कौन हो जाएगा? AP हो जाएगा वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी A डैश P प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। और FP जो हो जाएगा ये फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक, तो लिखते हैं अतः यहां से लिखते हैं अतः चिन्ह परिपाटी के आधार पर, चिन्ह परिपाटी के आधार पर लिखते हैं वस्तु की दूरी
तो वस्तु की दूरी कौन हो जाएगा, ए पी। ए पी हम लिख रहे हैं चिन्ह परिपाटी के आधार पर बताइए वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल यू से, लेकिन चिन्ह परिपाटी अगर लगा देंगे तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल माइनस यू। माइनस यू वस्तु की दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी माइनस यू हो जाएगा। अब लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ए डैश पी। ए डैश पी ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस भी। अब बच गया फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ। फोकस दूरी कौन सा, एफ पी। अब फोकस दूरी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से। यहाँ पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एफ। चिन्ह परिपाटी जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कि ये जो ध्रुव है इसको कहाँ रखना है, मूल बिंदु पर रखना है। तो रा के से काटिए, इधर नेगेटिव हो जाएगा, उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर सारा नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं माइनस यू माइनस बी माइनस ए। ठीक, अब एक लिखते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कौन हो जाएगा, सी पी। वक्रता त्रिज्या सीपी बराबर, ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव बराबर -2f हम लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है, तो r बराबर 2f हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/1, यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में चलते हैं। पहले यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से बराबर हो रहे हैं। ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा किससे, तो सम्मुख कोण से। ए सी ए बी सी ए बराबर कोण हो जाएगा बी डैश सी ए डैश, यानी ये कोण बराबर ये कोण किससे हो जाएगा, सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से। और तीसरा कोण जो है ये स्वतः बराबर हो जाते हैं। जब दो त्रिभुज के जब दो संगत कोण जब बराबर हो जाते हैं तो तीसरा जो कोण होता है ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, स्वतः बराबर हो जाते हैं। तो ये तीसरा कोण बचा है, इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये इस प्रधान अक्ष पे ये लंब है, ये भी लंब है, तो ये समांतर ये हो जाएगा, तो ये कोण बराबर ये कोण एकांतर कोण से हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये कोण बराबर ये कोण एकांतर कोण से बोल सकते हैं, नहीं तो स्वतः भी लिख सकते हैं, तो पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी से। इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी है, बी डैश ए डैश सी है, किससे है, तो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। अब ये कोण बराबर ये कोण बोल सकते हैं बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी
बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश किससे, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब तीसरा जो कोण हम बोल रहे थे कि एक कोण बराबर एक कोण होगा, ये स्वतः भी बोल सकते हैं, नहीं तो एकांतर कोण से हम बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं कोण, आप चाहेंगे तो ए से भी समरूप कर सकते हैं। एक तीसरा कोण भी हम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ये स्वतः या हम बोल सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से या स्वतः। अब ए ए ए ए ए ए समरूपता से, समरूपता से ए जब लग गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, समानुपात होते हैं या अनुपातिक होता है। तो क्या हो जाएगा, अब ढूंढते हैं संगत भुजा, तो ध्यान दीजिए ये कोण, ये कोण बराबर कौन कोण है, ये कोण है ना, ये एंगल बराबर ये एंगल है। तो इस एंगल के सामने वाला भुजा ये और इस एंगल के सामने भुजा ये बटा में करके लिखेंगे, ए बी बटा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश बराबर। अब ध्यान से देखिए ये एंगल बराबर कौन सा एंगल है, ये एंगल, तो इसके सामने वाला भुजा ये ए सी बराबर बटा इसके सामने वाला भुजा ए डैश सी, ए डैश सी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। अब तीसरा कोण जो है कौन बच गया, ये, तो इतना बटा इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण एक, समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी ध्यान से देखिए ए बी पी ये त्रिभुज और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज से चलेंगे तो ध्यान से देखिए कौन कौन से एंगल बराबर हो रहे हैं। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है ना, ये दोनों एंगल बराबर हो गया। अब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा परिवर्तन के नियम से, अपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण हो जाएगा, है ना, परिवर्तन के नियम से। अच्छा अब जो तीसरा जो एंगल बच गया कौन बच गया, तो ये बच गया, ये बराबर ये हो जाएगा स्वतः अपने से, अपने से। तो अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, नहीं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं, इसे मिटाना पड़ेगा। कौन कौन से त्रिभुज में चलना है, तो त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी में, ए डैश बी डैश पी से चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोण कोण बी ए पी, बी ए पी बराबर कोण
बी ए पी बराबर को लिखेंगे बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी किससे हो गया? तो 90 डिग्री से हो गया, 90 डिग्री से हो गया। अब चलते हैं कोण ए पी बी, कोण ए पी, कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश किससे? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, यानी आई बराबर आर। अब तीसरा लिखते हैं कोण ए बी पी, ये बड़ा वाला एंगल है ना, यहां से यहां तक, ए बी पी बराबर कोण ये एंगल ए डैश बी डैश पी, इसको लिखते हैं स्वतः, स्वतः से, स्वतः से मतलब कि अपने आप बराबर हो जाता है। तो ए ए समरूपता से, समरूपता से ए जब लग गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों समरूप हो गए। जब जो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो संगत भुजा जो होता है उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये एंगल बराबर कौन है? ये एंगल, इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा ए बी बटा ए बी बटा इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला भुजा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब इस एंगल के सामने वाला भुजा हो जाएगा ए पी और इस एंगल के सामने वाला भुजा हो जाएगा ए डैश पी, ए डैश पी। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम चलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 का समीकरण 2 में ध्यान से देखिए तो ये जो एलएचएस वाला पार्ट है ये क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है ए बटा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो जब एलएचएस बराबर हो गया तो आरएचएस बराबर कर सकते हैं। तो आरएचएस में यहाँ पे लिखा हुआ है AC बटा ए डैश सी बराबर ए पी बटा ए डैश पी, ए डैश सॉरी ए पी बटा ए डैश पी, ए डैश पी। अब ध्यान से देखिए AC कहाँ लिखा हुआ? AC ये है, AC के स्थान पर हम बोल सकते हैं AP माइनस CP, तो हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। AC के स्थान पर लिख सकते हैं AP माइनस CP, AP माइनस CP, AP माइनस CP वटा A डैश C, A डैश C ये है A डैश C, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं CP माइनस A डैश P। CP में से A डैश P को हटा देंगे तो A डैश C बचेगा, तो CP माइनस A डैश P, CP माइनस A डैश P बराबर AP को AP रहने देते हैं बटा A डैश P को A डैश P रहने देते हैं, रहने देते हैं। अब देखिए AP के स्थान पर क्या लिखेंगे?
माइनस यू लिख सकते हैं, माइनस यू। तो एपी के स्थान पर लिखेंगे माइनस यू, माइनस यू माइनस। अब सीपी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये क्या वक्रता त्रिज्या है, तो माइनस आर लिख सकते हैं, माइनस आर बटा सीपी के स्थान पर माइनस आर माइनस ए डैश पी के स्थान पर ये प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी, माइनस भी, माइनस भी। यहाँ पे मिटा दिए हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बराबर एपी लिखेंगे माइनस यू बटा ए डैश पी लिखेंगे माइनस भी, माइनस भी। माइनस यू हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया कैपिटल आर बटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस स्मॉल भी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, काट देते हैं, तो बच गया यू बटा भी, यू बटा भी। अब यहां पे हम माइनस यू प्लस आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के क्या होता है, दुगना होता है। तो यहां लिख सकते हैं आर के स्थान पर 2f हम लिख सकते हैं, माइनस 2f प्लस भी बराबर यू बटा भी। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भी गुना माइनस यू प्लस 2f बराबर यू गुना माइनस 2f प्लस भी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जब इसमें से गुना करेंगे तो माइनस भी यू हो जाएगा, या यू भी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। यहाँ पे प्लस 2 भी एफ हो जाएगा बराबर माइनस 2 यू एफ हो जाएगा प्लस यू भी हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। अब यू भी, यहाँ पे भी यू लिखे, यहाँ पे यू भी लिखते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको भी लिखते हैं यू भी, यू भी लिख देते हैं, यू भी लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यू भी इधर लिखे चाहे यू भी उधर लिखे, उससे कोई खास अंतर नहीं आएगा। अब देखिए यू भी को उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको बराबर के बाद क्या लाना है, एफ लाना है। तो यू भी को उधर भेज देते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो यहाँ हो गया 2 भी एफ, ये इधर आएगा तो प्लस 2 यू एफ, यहाँ हो गया यू भी, ये माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस यू भी। ये हो गया 2 भी एफ प्लस 2 यू एफ बराबर 2 यू भी, 2 यू भी। अब दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, भी एफ बच गया प्लस यू एफ बच गया बराबर 2 यू भी। दो से दो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया भी एफ प्लस यू एफ बराबर यू भी, यू भी। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। यू भी, अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ यू भी एफ से भागा दे देते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर या भाग देने पर तो क्या लिखेंगे, भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, भी एफ बटा यू भी एफ प्लस
यू एफ बटा यू भी एफ, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको यू भी इंटू एफ। अब ध्यान से देखिए वी एफ यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यू एफ कैंसिल हो गया, यू भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, एक बटा यू प्लस एक बटा भी बराबर एक बटा एफ। यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए एक बटा यू प्लस एक बटा भी बराबर एक बटा एफ। ये हो गया प्रूव हो गया। अब नीचे नोट में करके लिख लेते हैं, नोट में करके लिख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है, दर्पण सूत्र क्या हो गया, एक बटा यू प्लस एक बटा भी बराबर एक बटा एफ। ये हो गया दर्पण सूत्र। और हम जानते हैं कि आर एफ बराबर होता है आर बटा टू, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एक बटा यू प्लस एक बटा भी बराबर एफ के स्थान पर लिख सकते हैं इतना, एक बटा आर बटा टू, तो दो चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा एक बटा यू प्लस एक बटा भी बराबर टू बटा आर। ये भी कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है ना। तो ये था अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र, इसे एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, और खुद से एक दो बार जरूर बनाएंगे, उसके बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हेडिंग देते हैं आगे, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र, या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें एक बटा यू प्लस एक बटा भी प्लस एक बटा एफ। अगला हेडिंग है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें या प्रमाणित करें या दर्शाएं या दिखाएं, है ना, सब एक ही चीज है। या पूछ सकता है उत्तल दर्पण, इसी को इस रूप में उत्तल दर्पण में सिद्ध करें एक बटा यू प्लस एक बटा भी बराबर एक बटा एफ, इस प्रकार से पूछ सकता है। अब बात हुआ है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, तो एक तो उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा, तो एक उत्तल दर्पण लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे, एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं, नाम दे देते हैं एम डैश, इसका ध्रुव P मान लेते हैं, ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये हो गया ध्रुव, ये मान लेते हैं कि ये है मुख्य फोकस या फोकस, ये है वक्रता केंद्र, क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र जो होता है वह दर्पण के पीछे होता है, अब एक वस्तु हम ले लेते हैं अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पे, एक वस्तु ले लेते हैं अनंत और ध्रुव के बीच कहीं एक वस्तु हम ले लेते हैं, और इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। यहां से एक किरण हम प्रधान अक्ष के समांतर ले जाते हैं, अब जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है, तो यहां से ये जाती हुई मालूम पड़ रही है, इस प्रकार से
जाती हुई मालूम पड़ती है। अब जो किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई मालूम पड़ेगी तो उसी दिशा से लौटते हुए लौट जाएगी। तो एक किरण ऐसा लेते हैं जो इस प्रकार लगता हो कि हम वक्रता केंद्र से उसे भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र पर भेज रहे। इसी पथ से क्या हो जाएगा, ये वापस लौट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कट कर रहे हैं। एक किरण और लेते हैं जो पी ध्रुव पर जाता है, यानी पी थीटा बनाते हुए ये पी ध्रुव पर चले गए। ये प्रवर्तन के बाद उसी एंगल से क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। ये एंगल बराबर ये एंगल, इसे आगे हम बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। अब यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब देते हैं ए डैश बी डैश, बी डैश, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे पहले हम जो जो किए उसे हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम समरूप की ओर चलेंगे, है ना। तो पहले क्या क्या दिए किए हैं, पहले हम माने हैं कि एक एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस दूरी स्मॉल फोकस दूरी सॉरी मुख्य फोकस बोलिए चाहे फोकस बोलिए F तथा वक्रता केंद्र C है, अब एक वस्तु को लेते हैं अनंत और ध्रुव के बीच। एक वस्तु AB को अनंत तथा ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब P और P तथा F के बीच बनता है। प्रतिबिंब P तथा F के बीच बनता है। अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फिर फोकस दूरी और फिर एक वक्रता त्रिज्या, है ना, लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वस्तु की दूरी कौन हो जाएगा, तो AP वस्तु की दूरी हो जाएगा। ये ध्रुव हो गया। यहाँ पे ध्रुव जब हम चिन्ह परिपाटी पढ़ा रहे थे तो ये ध्रुव है, ये ध्रुव जो है कहाँ पे मूल बिंदु पे रहता है, तो इस प्रकार से हम खींच करके आराम से पता लगा सकते हैं कि इधर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव किधर होगा ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव की ओर और ये हो जाएगा पॉजिटिव की ओर। तो ये वस्तु की दूरी नेगेटिव हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगा और वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखते हैं आता है चिन्ह परिपाटी के आधार पर, चिन्ह परिपाटी के आधार पर वस्तु की दूरी कौन, AP कौन सा हो जाएगा,
AP नेगेटिव में लिखे या पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश प्लस में भी, बाद में प्लस नहीं लिखेंगे, अभी हम लिख रहे हैं। अब लिखते हैं फोकस दूरी, पी एफ बराबर प्लस यानी पॉजिटिव, सॉरी प्लस एफ है ना, प्लस एफ। वक्रता त्रिज्या पी सी प्लस आर यानी प्लस 2f, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखते हैं। सिद्ध करना है कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही हमें साबित करना है। तो ध्यान से देखिए कि एक त्रिभुज ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दो त्रिभुज से हम चलते हैं, ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी से। त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी से, ये दो त्रिभुज हम क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। अब ये जो कोण सी है, ये दोनों त्रिभुज में क्या उभयनिष्ठ कोण है। तो ये कोण त्रिभुज बड़ा में, यही कोण त्रिभुज छोटा में बराबर हो जाएंगे। दूसरा कोण हो गया। तीसरा कोण हम बोल सकते हैं स्वतः बराबर हो जाते हैं, या फिर हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि एक रेखा है, इस पे ये लंब है, इस पर भी ये लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों समांतर हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये कोण बराबर ये कोण संगत कोण से बराबर हो जाएंगे, है ना। तो तीसरा कोण हम स्वतः भी लिख सकते हैं, नहीं तो संगत कोण से भी हम लिख सकते हैं। तो पहला कोण देख लेते हैं, कौन सा, बी ए सी। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, किससे, तो 90 डिग्री से। दूसरा ए सी बी बराबर कौन हो जाएगा, ए डैश सी बी डैश, किससे, तो उभयनिष्ठ से। तीसरा कौन, ए बी सी बराबर कौन ए डैश बी डैश सी, स्वतः या संगत कोण से या फिर स्वतः। क्या हो गया कि दो त्रिभुज है जिनके तीनों कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात जो होता है वह बराबर होता है। तो ये एंगल कोण सी बराबर कोण सी है, तो इसके सामने वाले भुजा बड़ा त्रिभुज में देखिए तो हो जाएगा ए बी,
तो लिखते हैं ए बी बटा, अब छोटा त्रिभुज में आइए, ये कोण के सामने वाला भुजा ए डैश बी डैश अनुपात बराबर, अब बड़ा त्रिभुज में आइए, ये कोण बराबर ये कोण है, तो ये कोण के सामने वाला भुजा ए सी बटा ये कोण के सामने वाला भुजा ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी। अब तीसरा जो कोण है बचा 90 डिग्री वाला, तो इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये अनुपात बराबर होंगे, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण एक, समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज रखिए, ए बी पी, ए बी पी ये त्रिभुज और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे? देखिए, ये तो आई हो गया तो ये आर हो गया, ठीक। अब ये आर है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखिए, ये कोण आर बराबर ये हम बोल सकते हैं सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। देखिए हुआ ये कोण बराबर ये कोण सम्मुख कोण से, ये त्रिभुज में ये कोण, ये त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री से बराबर है, तो तीसरा कोण जो है स्वतः क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए बी पी में कोण ये और कोण ये 90 डिग्री से बराबर, ए पी बी ये कोण बराबर ये कोण किससे? तो प्रवर्तन तथा सम्मुख कोण से, प्रवर्तन तथा सम्मुख कोण से। और तीसरा जो कोण बच गया ये कोण बराबर ये कोण स्वतः लिख देंगे, स्वतः लिख देंगे, है ना। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से। इन दोनों त्रिभुज हम क्या देख रहे हैं? कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी किससे? तो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बराबर होगा। दूसरा ए पी बी, ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश किससे? तो प्रवर्तन से ये कोण बराबर हो गया, ये कोण सम्मुख कोण से हो गया, तो हम लिखते हैं इसको प्रवर्तन तथा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और तीसरा जो कोण बच गया इस स्वतः क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी स्वतः, स्वतः से ए लागू हो गया, ए समरूपता से, समरूपता से। तो संगत भुजा का जो अनुपात होगा वह क्या होगा? बराबर होगा। तो संगत भुजा ढूंढते हैं, तो ये कोण बराबर कौन कोण है? ये कोण, तो ये कोण के सामने वाला भुजा ए बी और ये कोण के सामने वाला भुजा ए डैश बी डैश, ये दोनों संगत भुजा हो जाएंगे, संगत भुजा हो जाएंगे। इन्हीं दोनों का अनुपात लिखना, ठीक। तो ए बी
बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब ये कोण बराबर कौन कौन है, कोण ये कोण है ना, ये एंगल बराबर ये एंगल है। तो इस एंगल के सामने वाला भुजा AP और इस एंगल के सामने वाला भुजा PA, ये दोनों संगत भुजा है, इन्हीं दोनों का अनुपात लिखना। तो ये हो जाएगा AP बटा ये हो जाएगा PA 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 डैश है ना, PA डैश। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे। हम क्या देख रहे हैं कि LHS वाले पार्ट क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो RHS वाला पार्ट बराबर हो जाएंगे, है ना। मिटा देते हैं। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे समीकरण 1 में RHS लिखा हुआ AC बटा A डैश C, यहाँ LHS में क्या RHS में क्या लिखा हुआ AP बटा PA डैश AC। अब AC को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, AC को क्या लिखेंगे, AP प्लस PC लिख सकते हैं। AC यहां से यहां तक है ना, ये AC है, तो AP प्लस PC लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, AP प्लस PC लिख सकते हैं, मना नहीं है। अब A डैश C देखिए, A डैश C यहां लिखा हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, PC यहां से यहां तक PC माइनस PA डैश लिख सकते हैं, तो बच जाएगा A डैश C, तो PC माइनस PA डैश बराबर AP बटा PA डैश। अब PA डैश में छेड़छाड़ नहीं किए, क्यों, क्योंकि AP जो है ये वस्तु की दूरी है ना, और PA डैश से जो प्रतिबिंब की दूरी है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। AP को क्या लिख सकते हैं, प्लस में U कि माइनस में, ये तो वस्तु की दूरी है, तो प्लस में लिखे कि माइनस में लिखें, तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। प्लस PC ये है वक्रता त्रिज्या, प्लस में कि माइनस में, प्लस में R बटा PC प्लस में R माइनस PA डैश प्लस में V है, प्लस माइनस से पहले से प्लस में भी, प्लस माइनस माइनस ही होगा, है ना, बराबर AP माइनस में U, AP क्या हो जाएगा माइनस में U, और PA डैश प्लस में V। अब प्लस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम V लिखते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, V माइनस U प्लस R हो जाएगा, यहाँ माइनस U इंटू, पहले चेंज कर देते हैं ना, R के स्थान पर पहले हम 2F रख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लस R के स्थान पर 2F लिख सकते हैं, माइनस U भी लिख सकते हैं। R के स्थान पर हम 2F लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगुना होता है। भी तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 2F माइनस U 2F माइनस V हो जाएगा, इसको गुना करते हो जाएगा माइनस VU प्लस 2VF बराबर माइनस 2UF माइनस माइनस प्लस VU यहाँ पे VU लिखे, इसलिए यहाँ पे VU लिखे। अब VU को उधर भेज देते हैं, बाकी को इधर लेके चलाते हैं।
यहाँ पे है 2VF, इसको लाएंगे तब प्लस में 2UF VU प्लस इधर माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा VU। 2VF प्लस 2UF बराबर 2VU हो गया। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा UF भी 2VU, 2 से 2 कैंसिल हो गया VF प्लस UF बराबर VU। अब दोनों तरफ UVF से क्या करेंगे, भागा देंगे। दोनों तरफ UVF से भाग करने पर या भाग देने पर लिखते हैं दोनों तरफ UVF से भाग करने पर VF प्लस UF बराबर VU है। दोनों तरफ क्या करना है, भाग करना है UVF से। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, VF बटा UVF प्लस UF बटा UVF VU बटा UVF VF से VF कैंसिल हो गया, UF से UF कैंसिल हो गया, UV से UV कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया 1 बटा U प्लस 1 बटा V बराबर 1 बटा A। यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया है। इसीलिए 1 बटा U प्लस 1 बटा V बराबर 1 बटा A हो गया प्रूव्ड हो गया। अब नोट में करके लिख लेते हैं। दिया हुआ 1 बटा U प्लस 1 बटा V बराबर 1 बटा A। हम जानते हैं कि F बराबर R बटे 2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा U प्लस 1 बटा V बराबर F के स्थान पर लिखेंगे R बटे 2, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1 बटा U प्लस 1 बटा V बराबर 2 बटा R। ये था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। उम्मीद करते हैं कि जितने भी चीज हम आज पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझे होंगे। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।